22वां परिच्छेद। जज। अपराधीनमपि राजा क्वचिदपि मुच्यतु न पापमीह मन्ये किंतु निरपराधीनमुत महदाप्रोत्ययशो हि दंडयनीति। व्यास। एक दिन मैं फिर जेल से निकाली जाकर गाड़ी पर सवार कराई और कचहरी पहुंचाई गई। कचहरी में उस दिन मैं जिन हाकिम के सामने पेश की गई, सुना कि ये ही जज साहब हैं। वे एक अंग्रेज मालूम पड़ते थे और नौजवान आदमी थे। उनके सामने जब मैं पेश की गई तो उन्होंने मेरा नाम धाम पूछकर मुझसे ये जानना चाहा कि मेरा कोई वकील है कि नहीं। इस पर जब मैंने उन्हें ये बात साफ तौर पर समझा दी कि मेरा न तो कोई वकील मुख्तार है और न मैं किसी को इस मुकदमे की पैरवी के लिए खड़ा ही करना चाहती हूँ। हाँ, ये मैं जरूर चाहती हूँ कि पुलिस के अंग्रेज अफसर के सामने जो मैंने ठीक ठीक इजहार दिया है उस पर गौर करके मेरे लिए इंसाफ किया जाए। ये सुनकर उन्होंने ये कहा कि अगर तुम चाहो तो सरकार की ओर से तुम्हारे मुकदमे की पैरवी के लिए एक वकील मुकर्रर कर दिया जाए। पर जब मैंने इस बात को न सकारा तब मुकदमे की कार्रवाई शुरू की गई। पहले कोतवाल साहब और बाद उनके रसूलपुर व कानपुर के कुछ कांस्टेबलों के इजहार हुए। इसके बाद उन पुलिस के बड़े साहब का भी बयान हुआ जिन्होंने मुझे रसूलपुर थाने पर गिरफ्तार किया। यहाँ तक सुनकर साहब बहादुर ने मुझसे कहा, ठहरो, और इसके बाद भाई दयाल सिंह से कुछ अंग्रेजी में कहा, जिसे सुनकर भाई जी ने मुझसे यूं कहा, दुलारी, बस अब हम लोगों का काम बन गया, इसलिए व्यर्थ जज के यहाँ की बातों को फिर से दोहराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जज के सामने भी वही बातें हुई हैं जो मजिस्ट्रेट के सामने हो चुकी थीं और अंत में जज ने तुम्हें फांसी की सजा दी। इसलिए अब फिर उन सब बातों के कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, कुछ और बात हुई हो तो उसे कहो। ये सुनकर मैंने कहा, अब इसके आगे तो हुजूर वही बात हुई जो ऐसे मामलों में हुआ करती है, अर्थात कई दिनों तक मुकदमे की पेशियां हुई। सरकारी वकील और जज ने मुझसे बड़ी कड़ी जिरह की और अंत में मुझे खूनी औरत करार देकर जज ने फांसी का हुक्म सुना दिया। बस मैं उस दिन से फिर जेल के बाहर न की गई और यहीं पड़ी पड़ी अपनी जिंदगी के दिन पूरे कर रही हूँ। अच्छा हुजूर, अब मुझे क्या हुक्म होता है? ये सुनकर साहब बहादुर ने भाई दयाल सिंह से अंग्रेजी में कुछ कहा, जिसे सुनकर उन्होंने मुझसे यूं कहा, बेटी दुलारी, अब हम लोग यहाँ से जाते हैं। इस मामले पर खूब गौर करके तुम्हें कल या परसों इस बात की खबर की जाएगी कि तुम्हारी रिहाई हो सकती है या नहीं। इतना कहकर वे उठ खड़े हुए। साहब भी उठकर एक तरफ को बढ़े और बैरिस्टर साहब ने उठते उठते मुझसे ये कहा, कल तुम्हारे चचा साहब को लेकर मैं आऊँगा। इसका जवाब मैंने केवल बहुत अच्छा कह कर दिया और वे सब चले गए। 23वां परिच्छेद। पुन्नी मुन्नी। सेविकाम त्वाम न जानामि सत्यम जानी ही सुंदरी स्यान में सहचरी नित्यम त्वद्विधा शील शालिनी कथा सरित सागरे। उन सब सज्जनों के जाने के कुछ ही देर बाद पहले कही हुई उन्हीं दोनों कहारियों को साथ लिए हुए जेलर साहब मेरे पास आए और बोले, दुलारी, अब तुम जरा न घबराओ और परमेश्वर पर भरोसा रखो। उस दीनानाथ ने एक ऐसे दीनानाथ को तुम्हारी मदद के लिए भेजा है कि वे अवश्य ही तुम्हारा इस संकट से उद्धार करेंगे। खैर, अब तुम इन दोनों कहारियों के साथ जाकर जरूरी कामों से छुट्टी पा आओ। ये सुनकर मैं उठी और उन दोनों के साथ जाकर और मामूली कामों से छुट्टी पाकर थोड़ी ही देर में मैं लौट आई। तब तक जेलर साहब वहीं पर ठहरे हुए थे। मेरे आने पर उन कहारियों में से एक मेरी बाल्टी ले जाकर उसमें ताज़ा पानी भर लाई और दूसरी जाकर एक कोरी हंडिया में दूध ले आई। मैंने उठकर दूध पिया और कुल्ला उल्ला करके जेलर साहब से यूँ कहा, जेलर साहब, यदि कोई हरज न हो तो इन दोनों कहारियों को मेरे पास छोड़ दीजिए, क्योंकि इनके पास रहने से बोलने चालने से जरा जी बहला रहेगा। ये सुनकर जेलर साहब ने कहा, अच्छी बात है, ये तो तुम्हारी टहल चाकरी के लिए मुकर्रर ही की गई हैं। और फिर उन दोनों की ओर देखकर उन्होंने कहा, पुन्नी मुन्नी, जाओ तुम दोनों अपने ओढ़ने और बिछाने के कंबल ले आओ। ये सुनकर वे दोनों बड़ी मगन हुईं और दौड़ी हुई जाकर अपने ओढ़ने बिछाने के कंबल उठा लाईं। उनके आने पर जेलर साहब ने उनसे पूछा, तुम दोनों खा पी चुकी हो ना? इस पर उन दोनों ने हाँ कहा।
तब जेलर साहब ने उन दोनों को मेरी कोठरी के भीतर करके उसके दरवाजे में ताला लगा दिया और उन दोनों से कहा, दुलारी की तुम दोनों खिदमत करना। उस समय मेरी कोठरी के आगे वाले बरामदे में लटकती हुई लालटेन जला दी गई थी और रतन कांस्टेबल के बदले में दूसरा सिपाही आकर कंधे पर बंदूक धरे हुए बाहर टहलने लग गया था। उस कांस्टेबल की तरफ देखकर जेलर साहब ने यूं कहा, बुझावन सिंह, देखना इस लड़की दुलारी को तुम टोकना ओकना मत, क्योंकि अपनी इन दोनों हम उम्र कहारियों से बातचीत करके अपना जी बहलावेगी। और सुनो, जब तुम्हारा पहरा बदले तब यही बात तुम अपने जोड़ीदार को भी समझा देना। यूं कहकर जेलर साहब ने मेरी कोठरी के ताले की ताली बुझावन सिंह के हाथ में देकर फिर यूं कहा, लो, इस ताली को तुम अपने पास रखो। अगर इन सबों को रात के वक्त कुछ जरूरत पड़े तो तुम ताला खोलकर इन्हें कोठरी से बाहर निकलने देना और यही बात अपने जोड़ीदार से भी ताली देकर समझा देना। ये सुन और ताली लेकर बुझावन सिंह ने कहा, बहुत अच्छा हुजूर, ऐसा ही किया जाएगा। ये सुनकर जेलर साहब चले गए। बुझावन सिंह बाहर चहलकदमी करने लगा। मैं कोठरी की दीवार से सटकर अपने एक कंबल पर बैठ गई और मेरे दाहिने पैर के पास पुन्नी और बाएं के पास मुन्नी अपने अपने कंबल बिछाकर बैठ गईं। फिर हम तीनों ने अपने अपने कंबल ओढ़ भी लिए। उन दोनों के साथ क्या बातें की जाए, ये मैं सोच ही रही थी कि मेरे दाहिने पैर को पुन्नी और बाएं को मुन्नी खींचकर दबाने लगी। ये देखकर मैंने अपने दोनों पैरों को खींचकर कंबल के अंदर छिपा लिया और उन दोनों की ओर मुस्कुराहट के साथ देखकर यूं कहा, क्यों भाई, ये क्या करने लगी थी? इस पर मुन्नी तो खिलखिलाकर हंसने लगी और पुन्नी ने यूं कहा, मुझे जेलर साहब का हुक्म हुआ है कि जब तक आप यहाँ रहेंगी तब तक हम दोनों आपकी खिदमत करेंगी। ये सुन और हंसकर मैंने उन दोनों से यूं कहा, वाह, ये भी अजीब तमाशा है। जेल में और खिदमत, फांसी पड़ने वाली के लिए टहलनियों का बंदोबस्त। अरे भाई, जैसी तुम कैदी हो वैसी ही मैं भी कैदी हूँ, बल्कि मैं तो तुम दोनों से भी गई गुजरी हूँ, क्योंकि तुम तो कुछ दिनों में यहाँ से रिहाई पाओगी, पर मेरे लिए तो फांसी का हुक्म हो चुका है। ऐसी दशा में ये टहल चाकरी का स्वांग क्यों? भाई, मैंने तो तुम दोनों को अपनी हमजोली जानकर इसलिए अपने पास बुला लिया है कि जिसमें आपस में तनिक बातचीत करके अपना जी बहलाऊं। अच्छा, मेरी हालत तो तुम सब जानती ही हो, अब अपनी कहानी सुनाओ। ये सुनकर पुन्नी कहने लगी, हम दोनों सगी बहनें हैं। मैं बड़ी हूँ, मेरा नाम पुन्नी है और ये मुन्नी छोटी है। मेरी 16 और मुन्नी की 14 बरस की उम्र है। मेरी माँ लड़कपन में ही मर गई थी। तब मेरे बाप एक स्त्री से सगाई करके कलकत्ते चले गए और हम दोनों को मेरी नानी अपने घर कानपुर के सिरकी महाल में ले गई। उस समय मैं 6 और मुन्नी 4 बरस की थी। हम लोगों के बाप जब से गए तब से आज तक उन्होंने हम लोगों की कोई खोज खबर नहीं ली। नहीं मालूम कि अब वे कहाँ हैं और जीते हैं या मर गए। मेरी नानी एक भले आदमी के यहाँ धंधा करती थी और हम दोनों कुछ और सियानी होने पर उसी सिरकी महाल की कन्या पाठशाला में पढ़ती थी। जब मैं 11 और मुन्नी 9 बरस की हुई तब मेरी नानी ने हम दोनों का ब्याह महेसरी महाल के 2 लड़कों से कर दिया। वे दोनों भी सगे भाई थे और नौकरी करते थे, पर फूटे कर्म की गति तो देखिए कि साल भर के अंदर ही हम दोनों की दोनों रांड हो गई और उसी सदमे में मेरी नानी भी कूच कर गई। फिर हम दोनों का कहीं भी ठिकाना न रहा। हम दोनों के सास ससुर ने डाइन डाइन कहकर हम दोनों को दुरदुरा दिया और इधर जले पेट की आग बुझाने का भी कोई सहारा न रहा। नानी के पास कुछ जमा पूंजी तो थी ही नहीं, इसलिए जब मकान के मालिक ने हम दोनों से 4 महीने का 1 रुपया किराए का मांगा, तब हम दोनों ने लाचार होकर स्कूल छोड़ दिया और उसी जगह हम दोनों नौकरी करने लगी जहां मेरी नानी नौकरी करती थी। इतना कहकर पुन्नी जरा चुप हो गई, क्योंकि बेचारी मुन्नी रोने लग गई थी। इसलिए मैंने और पुन्नी ने बहुत कुछ समझा बुझाकर उसे चुप कराया और जबरदस्ती सुला दिया। कुछ देर तक तो वो फिर भी सिसकती ही रही, पर अंत में जब वो सो गई तब पुन्नी फिर अपना किस्सा यूं कहने लगी। पुन्नी ने कहा, उसी महाल में जिसमें मैं रहती थी एक भले आदमी कायस्थ रहते थे। उन्हीं के यहाँ मेरी नानी धंधा करती थी और वहीं पर फिर हम दोनों बहनें भी चाकरी करने लग गई थी। मेरे मालिक लाला सूकी लाल और उनकी स्त्री सलोनी देई हम दोनों बहनों पर बड़ी दया करते थे। महीना तो हम दोनों का 2 ही रुपया था,
पर पेट भर खाना और तन भर कपड़ा ऊपर से मिल जाता था। उससे हम दोनों मजे में अपना दिन काटती थीं और 4 आना महीना घर का भाड़ा भी दे दिया करती थीं। यूं 4 बरस तो हम लोगों के दिन मजे में कट गए, पर जब 5वां साल शुरू हुआ तो हम लोगों पर फिर मानो विपत का पहाड़ गहरा पड़ा। उसकी कहानी यूं है कि उसी बीच लाला सूकीलाल और उनकी बीवी सलोनी देई का प्लेग से परलोकवास हो गया और उनके नौजवान बेटे जो नए वकील हुए थे और जिनका नाम लूकीलाल था, हम दोनों बहनों को बुरी नज़र से देखने और छेड़ने लगे। उनकी औरत हम ही दोनों के बराबर कच्ची उम्र की बच्ची थी, इसलिए उस बेचारी का लूकीलाल पर कोई बस नहीं चलता था। आखिर हम दोनों बहनों ने आपस में ये सलाह पक्की की कि कहीं दूसरी नौकरी तलाश करके इस धंधे को छोड़ देना चाहिए। बस फिर हम दोनों दूसरे धंधे की भी फिक्र करती और उस पुराने धंधे पर भी बराबर जाती थीं। सवेरे 8 बजे हम दोनों धंधे पर जाती और दिया बलते बलते अपने घर लौट आती थीं। मैं इतना भी न करती क्योंकि मुन्नी एक दिन भी वहां नहीं रहना चाहती थी, पर लूकीलाल की नेक बीबी लौंगिया मेरी इतनी खुशामद करती थी कि उसका मुंह जोह कर मुझसे उसका धंधा छोड़ते नहीं बनता था। आखिर वही काल घड़ी आ पहुंची जिसके कारण हम दोनों बहनों को इस जेल में आना पड़ा। बात ये हुई कि एक दिन जब सांझ हो जाने पर हम दोनों अपने घर जाने के लिए जनाने किले से निकलकर सदर दरवाजे की तरफ बढ़ी, तब लूकीलाल ने तेजी के साथ अपनी बैठक में से निकलकर जोर से मेरा हाथ पकड़ा और मुझे अपने बैठक में खींच ले जाना चाहा। ये देख मुन्नी ने अपने हाथ की तरकारी की पथरी ऐसे जोर से उसके माथे में खींच मारी कि उसका सिर फूट गया। झर 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 खून बहने लगा और वो चक्कर खाकर वहीं पर गिर गया। ये हाल देखकर मैं तो बहुत डरी, पर ढीठ मुन्नी ने फिर वहां पर जरा भी दम न लिया और मुझे खींचे हुए वह उस मकान के बाहर निकल अपने घर की ओर चल पड़ी। खैर, हम दोनों अपने घर पहुंची और घर में दिया बाल और बैठकर मैंने मुन्नी से कहा, अरे ये तूने क्या किया? मुन्नी ने तनकर यूं कहा, जो किया सो अच्छा ही किया। उस पापी के पाजीपन का यही इनाम था। मैं कहती थी कि जीजी अब उस घर का मुंह काला करके दूसरा धंधा देखो, पर तुमने लौंगिया की चिकनी चुपड़ी में आकर मेरा कहना नहीं माना। अंत में आज ये बखेड़ा आखिर खड़ा हो गया ना। अब कल से दूसरा धंधा देखो और उस घर पर झाड़ू मारो। यूं कहकर देर तक मुन्नी झनक पटक करती रही, पर फिर मैंने उससे कुछ न कहा। थोड़ी देर में जब उसका गुस्सा कुछ कम हुआ, तब हम दोनों बहनों ने कुछ खा पी कर लंबी तानी। दूसरे दिन बड़े तड़के उठकर हम दोनों बहनों ने अपनी कोठरी और दलान की झाड़ बुहार शुरू की और फिर चौखा चूल्हा लीपा पोता और नहा धोकर 9 बजते बजते चूल्हे में आंच बाली ही थी कि इतने ही में 5-4 कांस्टेबलों को लिए हुए लूकीलाल मेरे घर में घुस आया और उन सिपाहियों को हम दोनों की ओर दिखलाकर यूं कहने लगा, तुम लोग इन दोनों चोटियों को गिरफ्तार कर लो। इतने में दरोगा जी भी आ जाएंगे, तब इसके घर की तलाशी ली जाएगी। यूं इन सिपाहियों से कहकर वो मेरी कोठरी में घुस गया, लेकिन भीतर वो ज्यादा देर तक न ठहरा और तुरंत बाहर आकर दालान में खड़ी की हुई चारपाई बिछाकर उस पर बैठ गया। इतना कहकर पुन्नी ने अपनी भीगी आंखें पोंछी और फिर यूं कहना प्रारंभ किया, पुलिस का हंगामा देख सुनकर मेरे घर के और मोहल्ले के बहुत से आदमी इकट्ठे हो गए थे और वे सब के सब पारी पारी से लूकीलाल से यूं पूछने लग गए थे कि ये क्या बात है। इस पर लूकीलाल ने उन सबों से यूं कहा कि ये दोनों मेरे यहाँ काम धंधा करती थीं, सो कल रात को जब ये अपने घर वापस आने लगी तो मेरे बैठक में से मेरे पान तंबाकू की चांदी की डब्बी, जिसकी कीमत कम से कम 30-40 रुपए होगी, चुरा कर लेती आई। इसलिए मैं पुलिस को लिवा लाया हूँ। अगर माल बरामद होगा तो इनको थाने पर भेजा जाएगा और जो कुछ न निकला तो पुलिस के साथ मैं वापस चला जाऊंगा। वो पापी इतना ही कहने पाया था कि दरोगा जी भी आ गए और उन्होंने मेरे मकान के मालिक और 2-4 और भी मोहल्ले के लोगों को साथ लेकर मेरी कोठरी के अंदर जाकर वो चांदी की डब्बी बरामद की। हाय, ये हाल देखकर हम दोनों बहनों तो फूट फूट कर रोने धोने लगे और मोहल्ले के सब आदमी एक एक करके चले गए। इसके बाद मैंने अपनी कोठरी का ताला लगाकर उसकी ताली मालिक मकान के हाथ में दे दी और तब दोनों बहनें थाने में पहुंचाई गई। फिर वहां से कचहरी में हाकिम के सामने हाजिर की गई और 6-6 महीने की सजा पाकर इस जेल के अंदर भेज दी गई। मैंने पुलिस और हाकिम के आगे बहुतेरा रोना रोया और लूकीलाल की सारी बदमाशी का हाल कह सुनाया और साथ ही ये भी कहा कि ये मेरी कोठरी के अंदर घुसकर खुद डिबिया रख आया है। पर पुलिस या हाकिम ने मेरी एक न सुनी और दोनों बहनों को जेल भेज दिया।
मेरे जेल में आने के 15 दिन बाद लूकी लाल यहाँ आया और हम दोनों बहनों को यूं धमकाने लगा कि अब की बार तो मैंने तुम दोनों को फकत जेल ही भिजवाया है, लेकिन इस बार जब तुम दोनों यहाँ से छूटोगी तब मैं तुम दोनों को अपने काबू में करूंगा। अगर तब भी तुम दोनों ने कुछ ची चापड़ की तो फिर सीधा काले पानी या कुली बागान को भिजवा दूंगा। हरामजादियों, तुमने मेरा ही टुकड़ा खाकर मेरे ही सिर को तोड़ डाला। अच्छा, अब की बार सारी कसर निकाल लूंगा। इतना कहकर पुन्नी ने अपनी आंखें पोंछी और फिर वो यूं कहने लगी, अब कहिए सरकार, जेल से छूटने पर मैं किधर की होकर रहूंगी और किस तरह अपनी इज्जत और जान बचाऊंगी। मैंने पुन्नी की दुख भरी कहानी सुनकर उसे बहुत कुछ ढांढस दिया और यूं समझाया कि तुम दोनों भगवान पर भरोसा रखो, वही परमात्मा तुम्हारी जान और लाज की रखवाली करेगा। ये सुनकर पुन्नी ने कहा, नहीं सरकार, आप अब हम दोनों बहनों को अपनी शरण में रख लें, तभी हमारी भलाई होगी। उसकी इस बेढंगी बात को सुन मैंने हंसकर कहा, तो क्या तुम दोनों मेरे साथ फांसी की तख्ती पर चढ़ोगी? पुन्नी बोली, उस पर चढ़े आपके दुश्मन। अजी सरकार, अब आप कोई अंदेशा न करें, क्योंकि जिन बारिस्टर साहब ने आपके मुकदमे को अपने हाथ में लिया है वे जेलर साहब से छाती ठोक कर ये बात कहते थे कि ये लड़की बेदाग छूट जाएगी। इसलिए मुझे भी इस बात का भरोसा हो गया है कि अब आप जरूर छूट जाएंगी। तो कहिए कि फिर भी आप हम दोनों लौंडियों को अपने चरणों में न रख सकेंगी? मैंने कहा, पुन्नी, तू बावली हुई है। भला सोच तो सही कि यदि मैं छूट भी गई तो मैं भी कहाँ पर खड़ी होऊंगी, क्योंकि मेरे लिए भी धरती पर कहीं स्थान नहीं है। इस पर शैतान पुन्नी ने हंसकर कहा, चाहे धरती पर आपको स्थान न हो, पर किसी के दिल में तो आपके लिए बहुत सी जगह है। ये सुनकर मैंने उसके गाल में एक थप्पड़ जड़ दिया और कहा, बस चुप रह, ज्यादा शरारत न कर। ये सुनकर उसने कहा, क्यों सरकार, तो फिर बारिस्टर साहब को आप कुछ मेहनताना ना देंगी? तेरा सिर दूंगी। यूं कहकर मैंने उसे ढकेल दिया, पर वो फिर उठ बैठी और हंसकर कहने लगी, खैर, मेरा सिर तो आपके कदमों पर चढ़ ही चुका है, इसलिए इसका आप जो चाहे सो कीजिएगा, पर सच बताइए, उनको क्या दीजिएगा? इस पर मैंने झुंझलाकर उससे कहा, पुन्नी, तू क्या इसलिए यहाँ रखी गई है कि बेसिर पैर की बातें करके मेरे जी को जलावे? इसलिए अब तू सो जा, क्योंकि आधी रात बीत चली और पहरा भी बदल गया। तू जरा सोच तो सही कि मैं फांसी का हुक्म पाए हुए एक अभागिन औरत हूँ। ऐसी हालत में इस जेल के अंदर इस तरह की बातें नहीं भली लगती। मेरी बातें सुनकर पुन्नी मेरे पैरों पर गिरकर बार बार मुझसे क्षमा मांगने लगी। आखिर मैंने उसे गले से लगाकर जरा सा मुस्कुरा दिया और इसके बाद हम दोनों ने लंबी तानी। बाहर पहरे पर जो सिपाही था वो हम लोगों की बातें नहीं सुन सकता था, क्योंकि वो जरा सा दूर था और बातें धीरे धीरे होती थीं। खैर, थोड़ी देर में मुन्नी की तरह पुन्नी भी नाक बजाने लगी, पर मुझे नींद न आई और मैं पड़ी पड़ी पुन्नी की बेढंगी छेड़छाड़ पर गौर करने लगी। क्या भगवान की ऐसी ही इच्छा है? ये मैं सुन चुकी हूँ कि ये विलायत से लौटे हुए बारिस्टर साहब मेरी जाति के हैं, और ये भी मुझे मालूम हो गया है कि जेल से छूटने पर मेरी जाति भाई अब मुझे कभी नहीं अपनावेंगे। तो फिर मैं यहाँ से यदि छुटकारा पा जाऊं तो कहाँ पर खड़ी होंगी और किसकी होकर रहूंगी? ये बात मुझे मालूम है कि मेरी जाति के जो लोग विलायत जाकर लौटे हैं वे बिरादरी से खारिज कर दिए गए हैं, और इधर मैं भी अब जेल से छूटने पर जात पात में नहीं खड़े होने पाऊंगी। तब फिर वैसी दशा में मैं क्या करूंगी? क्या नारायण ने मेरे लिए वैसा ही विधान किया है कि मैं भी उन्हीं लोगों में जाकर मिलूं जो जाति से बाहर कर दिए गए हैं? खैर, जो भगवान ने ठीक कर दिया होगा वही होगा, पर अभी फांसी की तख्ती से तो पिंड छूटे। इसी तरह की उधेड़ बूंद में देर तक मैं डूबी रही। इसके बाद नींद महारानी ने कब मुझे अपनी मुलायम गोद में ले लिया, इसकी मुझे कुछ भी सुध बुध न रही। दोस्तों, आगे की कहानी भाग 14 में सुने।